Hello viewers, welcome to our channel TechnoWorld. In the series of Python, today we will discuss about operators and operands. So let's start our video. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोवर्ल्ड। आज के इस पाइथन सीरीज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। बट ऑपरेटर्स के बारे में बात करने से पहले आइए हम लोग पिछले वीडियो का थोड़ा रिकॉल करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। आज हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑपरेटर्स पे बात करते हैं। तो वेरिएबल्स जो हम लोगों ने बात की थी उससे रिलेटेड कुछ बातें। सबसे पहली बात कि वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स तब क्रिएटेड माने जाते हैं, यानी वेरिएबल का क्रिएशन तब होता है, वेरिएबल तब बनते हैं जब वेरिएबल को कोई पहली वैल्यू असाइन हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वैल्यूज होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वैल्यूज को हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वेरिएबल जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जो वेरिएबल नेम हम लोग डालते हैं, उस वेरिएबल नेम का मेमोरी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में पहले पढ़ चुके थे कि वेरिएबल जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम है, जो वेरिएबल है, वो मेमोरी में जाकर के एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो उसका डाटा टाइप होता है उसके रेंज के अनुसार एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस डाटा टाइप के वैल्यूज के लिए, और उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग डाल देते हैं वही उस वेरिएबल का वैल्यू हो जाता है, वही उस मेमोरी पे जाकर स्टोर हो जाता है। बट यहाँ कंसेप्ट थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या है कि जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो मेमोरी पे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जो वेरिएबल हैं वो उनको टैग करते हैं। केवल वेरिएबल का मेमोरी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। मेमोरी पे वैल्यूज यानी कि ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और वेरिएबल जो है वो उनको टैग करते हैं। यानी कि यदि हमने वेरिएबल को वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो वेरिएबल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो मेमोरी पे कोई स्पेस ही नहीं ले पाएगा, मेमोरी के किसी एड्रेस को वो रेफरेंस ही नहीं करता, रेफर ही नहीं करता है। यानी कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उसको वैल्यू असाइन करना जरूरी है। विदाउट वैल्यू वेरिएबल का कोई महत्व नहीं है, कोई यूज नहीं है। दूसरी बात हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हम लोग जो एक्सप्रेशंस यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, उसमें वेरिएबल का वैल्यू असाइन होना जरूरी है। क्योंकि अगर वेरिएबल का वैल्यू नहीं है और उस वेरिएबल को हम लोग एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं तो वहां पे एक्सप्रेशन का कोई रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि विदाउट वैल्यू आप कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो वेरिएबल का एक वैल्यू मस्ट असाइन होना चाहिए। वेरिएबल को पहले वैल्यू हम लोग दे देंगे, तभी उस वेरिएबल का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के तौर पे। यहाँ पे और एक चीज क्या है कि वेरिएबल्स को हम लोगों को पाइथन में कभी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोग अदर लैंग्वेजेस पढ़ते थे, हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम के इनिशियल स्टेज में हम लोग वेरिएबल वहाँ पे डिक्लेयर करते थे, उनका डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे, फिर फर्दर हम लोग जब भी उसका यूज करना चाहें यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे पाइथन में हम लोग जैसा जानते हैं, यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। जब हमको यूज करना है बस उसी समय हम लोग वेरिएबल को कॉल करके, वेरिएबल डिक्लेयर करके हम लोग उसमें वैल्यूज डाल देते हैं, हम लोग वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का कोई काम नहीं है, हम लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं, और हम लोग साथ ही साथ डाटा टाइप भी असाइन नहीं करते हैं, वो खुद ब खुद पाइथन कर लेता है हमारे वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये तीन बातें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का नेमिंग कन्वेंशंस। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का कोई भी लिमिट नहीं है डाटा स्टोर करने का, इसका कोई रेंज नहीं है। इसमें आप किसी भी साइज का कितना भी बड़ा डाटा इनपुट करा सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनलिमिटेड डाटा आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसा कि आपको पहले पता है कि आपको डिक्लेयर करने तक की जरूरत नहीं है, आप जो वैल्यूज इसको असाइन कर देंगे वही वैल्यू असाइन हो जाएगा। जो वेरिएबल डिक्लेयर है उसमें जो वैल्यू असाइन हो गया, जिस वैल्यू को ये टैग करेगा वही उसका उतना बड़ा उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज की कोई बाउंडेशंस नहीं है, आप कितना भी बड़ा वैल्यूज ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जो वेरिएबल नेम है उनके नेमिंग कन्वेंशंस में क्या है कि
अल्फाबेट ले सकता है ये। अल्फाबेटिक मतलब ए से लेकर के जेड स्मॉल, ए से जेड कैपिटल, 0 से 9 नंबर्स, या स्पेशल कैरेक्टर में केवल एक, दैट इज अंडरस्कोर, और दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर ये नहीं लेता है। ये आप कितनी चीजों का इस्तेमाल करके वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट, स्मॉल केस में, लोअर केस में अल्फाबेट्स, अपर केस में अल्फाबेट्स, या नंबर आप ले सकते हैं 0 से 9, या अंडरस्कोर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं बट नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आइदर अल्फाबेट या अंडरस्कोर, इसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं num1, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते 1 num। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल का जो नाम है वो किसी कीवर्ड पे आधारित नहीं होगा। किसी कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम के आधार पर, किसी कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या होते हैं अभी हम लोग देखेंगे। वेरिएबल का जो नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। आपने क्यों वेरिएबल क्रिएट किया है तो वेरिएबल के नेम से पता चलना चाहिए। वेरिएबल में कौन सा डाटा है ये आपको उसके नाम से पता चलना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अगर किसी वेरिएबल के अंदर टोटल कराए हैं, सम कराए हैं, तो उसका नाम यदि हम लोग सम रख देते हैं तो कभी भी हम लोग फर्दर यूज करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू है। बट यदि मान लीजिए कि हम लोग उसका नाम कुछ और रख देते, ए रख दिया हमने, तो हमको पता ही नहीं चलेगा ए के अंदर कौन सी वैल्यू है। तो हमेशा वेरिएबल का नाम जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी वैल्यू है उसके आधार पर उसका नेमिंग होना चाहिए, और वो शॉर्ट होना चाहिए। वेरिएबल नेम बहुत लंबे नहीं लेने चाहिए ताकि हम लोग प्रोग्राम में अगर उनको यूज करें तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो और उतना ज्यादा हमको लिखने में परेशानी हो। तो हम लोगों को वेरिएबल नेम मीनिंगफुल रखने चाहिए और छोटे रखने चाहिए। और ज्यादातर हमारी जनरल प्रैक्टिस भी यही है, हम लोगों को ज्यादातर यही कोशिश करनी है कि वेरिएबल नेम जो भी होंगे वो लोअर केस यानी अपर केस में हम लोग वेरिएबल नेम यूज नहीं करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसा अभी जो वर्ड आया था कीवर्ड, तो हम लोग उसके बारे में देखते हैं। कीवर्ड जो है वो पाइथन का रिजर्व वर्ड है, किसी भी लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड होता है ये। उसका प्रॉपर एक मीनिंग होता है, उसका प्रॉपर एक डेफिनेशन होता है उस लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कीवर्ड है वो पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा यूज किया जाने वाला रिजर्व वर्ड है, जो कि स्ट्रक्चर को, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है। इसका अपना एक मीनिंग होता है और किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इसका पर्पस पहले से प्री डिफाइंड है। ये इसका वर्ब क्या है ये पहले से प्री डिफाइंड है और वो केवल उसी काम के लिए यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आप कीवर्ड्स देख पा रहे हैं, एंड है, डेल है, फ्रॉम है, नॉट है, वाइल है, एज है। यहाँ पे जितने भी लिस्ट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं और इन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम के ऊपर। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग प्रोग्राम में इनका यूज कर सकते हैं और यूज करके हम लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। जब हम कैलकुलेशन करते हैं, 2 या 2 से अधिक वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, तो जो कैलकुलेशन जिनके ऊपर करते हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं और जिन सिंबल्स के द्वारा कैलकुलेशन करते हैं वो ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे सपोज हम लिख रहे हैं 5 + 2, तो ये जो 5 + 2 है, यहाँ पे सपोज मैं पाइथन शेल में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 5 + 2, तो यहाँ पे मैंने जो लिखा तो यहाँ पे 5 और 2 जो दो आपको दिख रहे हैं नंबर्स, वो दोनों हैं ऑपरेंड्स, यानी उनके ऊपर ऑपरेशन होने हैं, उनके ऊपर कैलकुलेशंस होने हैं। और जो 2 है, जो सिंबल वहां पे 2 और 5 के बीच में जो सिंबल दिख रहा है आपको एडिशन का, वो है ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो है उसका सिंबल बता रहा है कि वो ऐड करने वाला है, यानी ऑपरेट क्या करेगा, 5 और 2 को ऐड करेगा। तो जो सिंबल्स हैं वो ऑपरेट करते हैं ऑपरेंड्स को, यानी कैलकुलेट करते हैं उनके वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 को ऐड करना है, तो ऑपरेंड्स हो गए 5 और 2 और ऑपरेटर हो गया प्लस। और ऑपरेटर क्या करेगा, उसके सिंबल से ही पता चल रहा है कि वो ऐड करेगा। तो सिंबल्स, वैसे सिंबल्स दिए जाते हैं जो वो कैलकुलेशन में यूज हो। तो यहाँ पे मैंने जब एंटर किया तो यहाँ पे देखिए ये 7 आ गया। तो ऑपरेंड
कौन कौन से 5 और 2 ऑपरेंड थे, ऑपरेटर प्लस था और उसने ऑपरेट करके यहाँ पे 7 रिजल्ट दिया। उसके ऊपर जब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तो वहां उसका रिजल्ट आया 7। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो ऑपरेटर्स यहाँ पे 4 तरह के ऑपरेटर्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर या इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये 4 तरह के ऑपरेटर्स हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे और उनको समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर दैट इज मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पर हैं 4 ऑपरेटर्स जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दो ले रखे हैं। एग्जाम्पल 1 में हमने ज्यादातर नंबर्स को दिखाया है और एग्जाम्पल 2 पे हमने कुछ टेक्स्ट वैल्यू भी, स्ट्रिंग वैल्यू भी लिए हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहला है एडिशन, तो हम लोग यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऐड करके दिखाते हैं। तो 55 प्लस 45 जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया। इसको हम लोग थोड़ा वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। सपोज हमने इसका नाम रख दिया ए में, हम ले लेते हैं ए इक्वल्स टू 55 और बी इक्वल्स टू 45। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हम लोग इसको ऑपरेट करा सकते हैं। सेम वैल्यू हमको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो हमको सब्ट्रैक्ट क्या कराना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट ए माइनस बी। एंटर करेंगे, देखिए रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लाई कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट और हम लोग करेंगे ए इंटू बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब हम इनको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमने दूसरे नंबर लिए हुए हैं, हम लोग इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं। प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी। एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया। अब ये जो रिजल्ट है ये फ्लोट वैल्यू में है। क्यों फ्लोट वैल्यू में है, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही आपका जो डिवीजन है, जो आपका कैलकुलेशन है, उसका रिजल्ट डेसिमल में आएगा, वो ऑटोमेटिकली उसका डाटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। तो यहां पे फ्लोट वैल्यू में हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं। तो स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करना, स्ट्रिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करना, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, 2 स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं, एक गुड और एक मॉर्निंग। यहाँ पे सपोज हम लोग करते हैं गुड और यहाँ प्लस, यहाँ पे मॉर्निंग। एंटर करेंगे, यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग आ गया। अब इसके बीच में एक स्पेस अगर चाहिए, हम लोगों का ये गुड मॉर्निंग एकदम सटा हुआ आ गया, इसको स्पेस देना है। तो यहाँ पे हम लोग गुड, फिर यहाँ पे प्लस, एक स्पेस दे देते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे स्पेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे एंटर कर जैसे ही करेंगे तो गुड मॉर्निंग यहाँ पे अपेयर हो गया। तो इस तरह हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ उसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गुड और इसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, यानी 3 टाइम्स हमको ये चाहिए। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 बार गुड आ गया। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं गुड के साथ में, तो ये स्पेस के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पे गुड और यहाँ पे इंटू 3। यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस के साथ आ गया। तो इस तरह हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं कि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू का कैलकुलेशन था, स्ट्रिंग वैल्यू का एडिशन था, उसके लिए अलग ऑपरेटर यूज होता था और उसके लिए हम लोग अलग फंक्शंस, अलग ऑपरेटर्स कॉन्कैटिनेट करते थे उसको। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अरिथमेटिकल ऑपरेटर के सहारे हम लोग इसको जोड़ पा रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के सहारे हम लोग 2 वर्ड्स को भी कॉन्कैटिनेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 अभी देखा। अब इसके बाद के वेरिएबल्स ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स और हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में।
हम लोगों ने जो डिवाइड किया था यहाँ पे, ये जो डिवाइड किया था हमने, प्रिंट ए डिवाइडेड बाई बी, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू था, ये जो वैल्यू आया था, ये था रिमाइंडर। मैं यहाँ पे अपने एग्जांपल के तौर पे डिवाइड करके पहले दिखाता हूं। 17 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे इसका रिजल्ट आया 3.4। ये जो 3.4 है, सॉरी ये है क्वोशेंट, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वोशेंट, माय मिस्टेक। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्वोशेंट है। अब यदि मुझे रिमाइंडर वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू जो मैंने कैलकुलेशन किया, जो स्लैश के थ्रू फ्रंट स्लैश लगा करके मैंने जो डिवाइड किया, डिवीजन ऑपरेटर जो लगाया, उसके थ्रू हमको मिलते हैं क्वोशेंट। अब यदि मुझे रिमाइंडर चाहिए, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कई ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जहां पे हमारी रिमाइंडर वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो यदि मुझे रिमाइंडर चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये इसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे इसी डिवीजन को 17 और 5 को मैं डिवाइड करता हूँ, 17 और इसके बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यानी परसेंटेज का सिंबल, और इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया 2। पहले आया था 3.4, अब आ रहा है 2। क्यों? क्योंकि मैंने जब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया 15, और जो कि 17 से 2 कम है, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। तो इस तरह से करके हम लोग रिमाइंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। क्वोशेंट वैल्यू तो ले ही रहे थे, हम लोग यूज करते थे, तो क्वोशेंट वैल्यू तो मिल ही जाता था, बट रिमाइंडर वैल्यू ले सकते हैं। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि पावर लगाते हैं हम लोग, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना या मल्टीपल पावर्स लगाना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल यानी कि स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, उसको 2 टाइम्स अगर हम लोग लिखते हैं तो वो पावर का काम करता है। जैसे सपोज 2 डबल स्टार 3 यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना है? 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यदि मान लीजिए कि उसका वैल्यू और 8 कर देता हूं, तो 2 टू द पावर 8, वैल्यू हो गया 256। तो ये एक्सपोनेंशियल है। अब मैं पॉइंट से इसका एक्सपोनेंट देता हूं, तो मान लीजिए 16 है, उसका पावर 0.5, तो 16 पावर 0.5। यहाँ पे देखिए इसका, चूंकि मैंने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दिया था तो रिजल्ट फ्लोट में आएगा, इंटीजर वैल्यू दिया था रिजल्ट इंटीजर में आ रहा है। अब डिवीजन में इंटीग्रल डिवीजन करना है मुझे, जो मैंने डिवाइड किया पहले, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं 17 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे आया फ्लोट वैल्यू, बट मुझे फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ उसी को मैं डिवाइड करता हूं सबसे पहले, यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे रिजल्ट आया कितना 3, तो 17 डिवाइडेड बाई 3 के बाद जो वैल्यू था 3.4 था, तो इंटीजर वैल्यू में राउंड अप करके, इंटीजर वैल्यू केवल इसका 3 डेसिमल के बाद का इग्नोर कर गया, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको फ्लोट में एंट्री करता हूं, 17.0 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे देखिए 3.0, क्योंकि मैंने फ्लोट दिया, फ्लोट और इंटीजर को किया, तो यहाँ पे फिर भी इसका जो वैल्यू आया, फिर भी जो इसका जो रिजल्ट आया वो 3.0 आया। इंटीजर पार्ट का ही रिजल्ट हमको ये दिखा रहा है। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेस देन के बारे में। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाए हुए थे, ए, बी और सी। हम लोग देख लेते हैं एक बार, ए, बी और सी हमने क्या क्या लिया था। तो हमने लिया, सॉरी 2 ही लिया था, ए को 55 और बी को 45 माना था। तो यहाँ पे मैं उनको कंपेयर करके देखता हूँ, यहाँ पे मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ। अब इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, प्रिंट ए इज लेस देन बी, एंटर किया, ये रिजल्ट आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। यहां मैंने लेस देन ऑपरेटर जैसी लगाया तो वहां पे रिजल्ट आया फॉल्स। अब दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन, मैं इसी को ग्रेटर देन करके लिखता हूं, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, एंटर किया, रिजल्ट आया ट्रू। तो इस तरह से हम लोग इसको लेस देन, ग्रेटर देन। अब यदि
बराबर होता, सपोज यहां मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूं c इक्वल्स टू, यहां मैंने इसका वैल्यू ले लिया 55 सपोज। अब मैं लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिखाता हूं। प्रिंट a इज लेस देन इक्वल्स टू c, ये वैल्यू आया ट्रू, क्योंकि यहां पे लेस देन के साथ साथ इक्वल्स टू, यानी कि a से छोटा हो या कम से कम उसके बराबर हो। तो यहां a और c की वैल्यू बराबर है, तो यहां पे रिजल्ट आ गया ट्रू। यदि मैं सिर्फ लगाता लेस देन, तो यहां पे रिजल्ट आता फॉल्स। देखिए प्रिंट a इज लेस देन c, ये रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि उससे छोटा नहीं है, बराबर है। यदि मैं लेस देन इक्वल्स टू दोनों लगा रहा हूं, तो उसका रिजल्ट आ रहा है ट्रू। प्रिंट a इज लेस देन इक्वल्स टू c, अब यहां पे रिजल्ट आया ट्रू। यदि मैं ग्रेटर देन के साथ इसको लगाऊं, तो यहां पे प्रिंट a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, यहां पे रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि बड़ा है या बराबर है। और यदि मैं इसको सिर्फ ग्रेटर देन के साथ लगाऊं, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। प्रिंट a इज ग्रेटर देन c, रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि उससे बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो इस तरह है, मैं लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, हम लोगों ने ये 4 ऑपरेटर्स देखे। अब 5वां है नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू मतलब यदि मैं उसको बराबर नहीं है, सपोज a और c तो अभी मेरे बराबर है, तो मैं उनको पहले दिखाता हूं। यहां पे प्रिंट a नॉट इक्वल्स टू, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन, नॉट इक्वल्स टू c, ये रिजल्ट आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब मैं a और b को कंपेयर करता हूं। प्रिंट a नॉट इक्वल्स टू b, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो यहां पे नॉट इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू कंपेयर करना है मुझे, तो यहां पे प्रिंट a इक्वल्स टू b, ये देखिए फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। लेकिन a और c बराबर हैं, प्रिंट a इक्वल्स टू c, यहां पे रिजल्ट आया ट्रू। तो इस तरह हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख रहे थे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2 अलग अलग डाटा टाइप की अगर वैल्यूज हैं, तो उनका जो रिजल्ट है कभी भी बराबर नहीं हो सकता, उसको ध्यान रखना है हम लोगों को। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद यहां पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग और लगाते हैं, तो कंडीशन है, 2 कंडीशंस, यहां पे 2 ऑपरेंड्स हो गए। सपोज ए बी और ए सी, यहां पे 2 ऑपरेंड्स यूज करने की, 2 एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग। अगर दोनों ऑपरेंड्स का रिजल्ट, दोनों में से एक ऑपरेंड का रिजल्ट ट्रू है, तो इसका वैल्यू होगा ट्रू। पहला ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड फॉल्स है, तो भी ये ट्रू होगा। पहला ऑपरेंड फॉल्स है और दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, तो भी ये ट्रू होगा। पहला ऑपरेंड ट्रू है और दूसरा ऑपरेंड भी ट्रू है, तो भी ये ट्रू होगा। यदि दोनों फॉल्स है, तो ही ये फॉल्स होगा। यहां पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। a हमारा 55 है और b 45 है, ये पहला ट्रू है। पहला ट्रू है, और यहां पे b इज ग्रेटर देन c। यहां पे देखिए a b से बड़ा है, पहला कंडीशन ट्रू है, बट b जो है वो c से छोटा है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है 55, तो b 45 है, वो c से बड़ा नहीं है। कर रहा हूं, a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन c।
यहां पे देखिए ये ट्रू आ गया, इसकी एक वैल्यू ट्रू है, a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू है। दूसरा वाला फॉल्स है, b इज ग्रेटर देन c, क्योंकि b कितना है, b जो है वो आपका 45 है और c 55 है। इसको मैं नंबर से एक बार दिखा देता हूं। प्रिंट 55 इज ग्रेटर देन 45 और 45 इज ग्रेटर देन 55। एंटर करता हूं, यहां पे वैल्यू ट्रू आ गई। क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन जो 55 इज ग्रेटर देन 45 ये ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स भी हुआ तो ये ट्रू आ गया। अब मैं दोनों कंडीशन को ट्रू करता हूं, उसके बाद दिखाता हूं। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b, ये तो ट्रू है, और c इज ग्रेटर देन b, यहां पे दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ले रहा हूं, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट आया ट्रू। ये दोनों कंडीशन ट्रू था, ये पहला वाला भी ट्रू है, ये दूसरा वाला भी ट्रू है, इसलिए इसका रिजल्ट आया ट्रू। अब दोनों कंडीशन यदि फॉल्स हो, हमने देखा एक ट्रू एक फॉल्स तो ट्रू है, दोनों ट्रू तो भी ट्रू है। अब दोनों फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, तो यहां पे प्रिंट b इज ग्रेटर देन a, पहला तो फॉल्स हो गया। अब यहां पे और b इज ग्रेटर देन c, ये भी फॉल्स है। अब इसको एंटर करता हूं, यहां देखिए फॉल्स आ गया। जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक इसका वैल्यू फॉल्स नहीं होगा, अदर सारे वैल्यूज में ये ट्रू होगा। दूसरा है एंड ऑपरेटर, यहां पे आप देख पाएंगे दूसरा जो ऑपरेटर है दैट इज एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, यहां पे दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगे तभी इसका वैल्यू ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक फॉल्स हो गए तो ये इसका वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सपोज यहां पे मैं लगा रहा हूं, आप देखेंगे प्रिंट एक कंडीशन में ट्रू लिखता हूं, a इज ग्रेटर देन b, ये ट्रू हो गया, एंड b इज ग्रेटर देन c, ये दूसरा वाला कंडीशन फॉल्स है क्योंकि b की वैल्यू 45 है, c की वैल्यू 55 है। यहां पे इसका रिजल्ट आया फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू था पहला वाला, a इज ग्रेटर देन, अब इसको नंबर में दिखा देता हूं। प्रिंट 55 इज ग्रेटर देन 45 एंड 45 इज ग्रेटर देन 55। देखिए फॉल्स आ गया। ये एक कंडीशन ट्रू रहने पर भी ये फॉल्स आएगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो तब तो फॉल्स आएगा ही। प्रिंट b इज ग्रेटर देन a एंड b इज ग्रेटर देन c, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, ये फॉल्स आएगा। जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगे तब तक इसकी वैल्यू ट्रू नहीं आएगी। हमने देखा, अब मान लीजिए पहला वाला फॉल्स हो जाए दूसरा वाला ट्रू हो जाए, पहला फॉल्स करता हूं, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a, ये पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरा ट्रू करता हूं एंड c इज ग्रेटर देन b, देखिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अभी मैं दोनों कंडीशन को ट्रू करके देखता हूं। प्रिंट a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, यहां दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो यहां पे ट्रू आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों कंडीशंस यदि ट्रू होंगे तभी एंड ऑपरेटर में रिजल्ट ट्रू होगा। अब यहां पे देखेंगे नॉट, यानी कंडीशन यदि ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, कंडीशन यदि फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। यहां पे देखिए मैं लगा रहा हूं, प्रिंट नॉट
ए इज ग्रेटर देन बी, यानी हम जानते हैं ए जो है वो बी से तो बड़ा है, एंटर करिए, फॉल्स आ गया, क्योंकि पहला जो हमारा कंडीशन था ए इज ग्रेटर देन बी ये ट्रू था, इसलिए इसका रिजल्ट फॉल्स आया। अगर रिजल्ट फॉल्स होगा तो यहाँ पे नॉट का रिजल्ट ट्रू होगा। अब देखिए इसको मैं नंबर में करके दिखा रहा हूं, प्रिंट नॉट 55 इज ग्रेटर देन 45, कंडीशन तो ट्रू है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया फॉल्स। और यदि कंडीशन फॉल्स होगा तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। देखिए प्रिंट, अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स यानी कि b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे नॉट लगाना है मुझे, नॉट b इज ग्रेटर देन a, ऐसा लगाया मैंने, एंटर करता हूं ट्रू, यानी कि जो ट्रू कंडीशन है वो नहीं होना चाहिए, नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि वो कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे इसका रिजल्ट ट्रू है, और यदि वो कंडीशन ट्रू है तो इसका रिजल्ट फॉल्स है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ इसको नंबर के थ्रू, शायद वेरिएबल की वैल्यू अगर भूल गए हो, नॉट, और हमारे बी में था 45 और ए में था 55, देखिए ट्रू आ गया, 45 ग्रेटर देन 55 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस तरह से हमारा ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद जो हमारा बचता है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो हमारे वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने हैं, एक वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, एबीसी में ले चुका हूँ, एक्स ले लेता हूँ, वही सपोज मैं x की वैल्यू ले लेता हूं, x इज इक्वल टू 1, प्रिंट करा के देख लेता हूं, 1 आ गई। अब इसको मुझे असाइन करना है वैल्यू, तो x इक्वल्स टू 12 स्टार, सॉरी यहाँ पे स्टार 12 करना है, तो x इज इक्वल टू मैं 12 वैल्यू असाइन करता हूं, x इक्वल्स टू 12। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 12। तो इस तरह मैं इसको वैल्यू असाइन कर सकता हूं। इसके बाद मुझे देखना है कि ऐड करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके मैं इसको वैल्यू कैसे असाइन कर सकता हूं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अभी 12 है। अब मुझे इसमें ऐड कराना है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड करा देता हूं, x प्लस इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूं, x की वैल्यू कितनी हो गई 14, यानी कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, जो मैंने लिखा x प्लस इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका मतलब होता है x प्लस इक्वल्स टू 2 का मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 2, यानी x की प्रीवियस वैल्यू प्लस उसके ऊपर 2 ऐड कराया। तो x की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 12 थी, और उसमें हमने जब 2 ऐड कराया तो उसकी जो नेक्स्ट वैल्यू हो गई, जो रिसेंट वैल्यू है वो है 14। अब उसमें से मुझे 2 माइनस करने हैं, मैं क्या करूंगा, x माइनस इक्वल्स टू यहाँ पे 2। अब देखिए इसकी वैल्यू प्रिंट करा करके दिखाता हूं, मैंने 2 ऐड कराया था, इसकी वैल्यू हो गई थी 14, मैंने 2 सब्ट्रैक्ट करा दिया, इसकी वैल्यू हो गई 12। तो इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या हुआ, x इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस इक्वल्स टू 2। यहाँ पे असाइन कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूं, इसकी प्रीवियस वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से मैं 2 माइनस कर दे रहा हूं। अब इसके बाद यदि मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो x मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, जो इसकी वैल्यू है यानी 12 है, इसकी वैल्यू अब मैं दिखाता हूं, प्रिंट x, ये देखिए 12 इंटू 2 24। अब मुझे इसको डिवाइड करके देखना है, इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं, x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर रहा हूं।
अब प्रिंट करा करके दिखाता हूं। देखिए 24 थी, 2 से डिवाइड किया 12 आ गई इसकी वैल्यू। मॉडुलस निकाल करके दिखाता हूं इसकी वैल्यू को, x मॉडुलस इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना है, यहां पे प्रिंट करा के दिखाता हूं। रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जब मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, रिमाइंडर हो गया 0। अब x की जो वैल्यू है, अभी जो x की वैल्यू है वो है 0। अब मैं x में 2 ऐड करा दे रहा हूं, कम से कम 2 या 5 ऐड करा देता हूं ताकि आगे के कैलकुलेशंस में समझा सकूं। तो x प्लस इक्वल्स टू मैं 5 ऐड करा रहा हूं। अब प्रिंट करा करके देख लेता हूं कितनी इसकी रिसेंट वैल्यू है। इसकी रिसेंट वैल्यू हो गई 5। अब मुझे एक्सपोनेंट निकालना है, मैं इस पे इसका स्क्वायर निकालता हूं। तो x स्क्वायर x एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 2, यानी कि इसकी स्क्वायर वैल्यू आएगी प्रिंट x। देखिए आ गई 5 की स्क्वायर वैल्यू 25। अब मुझे इंटीग्रल डिवीजन करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, x इंटीग्रल डिवीजन इक्वल्स टू और 2। अब इसकी वैल्यू देखिए, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12, क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे 12.5 आता, तो इंटीग्रल वैल्यू इसकी कितनी है 12 है। तो इस तरह से करके हम लोग देख पा रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो आशा करता हूं कि ये ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स आपको समझ में आए होंगे और इसका इस्तेमाल हम लोग आगे प्रोग्राम में अच्छी तरह कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो में कुछ और चाहिए या आप वीडियोस में कोई बदलाव चाहते हैं, यदि आपको पूरी तरह समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे मैं पाइथन सीरीज का पूरा वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, पूरी प्रोग्रामिंग में 1 by 1 सिखाने वाला हूँ, इसलिए इसमें जो आप बने रहेंगे इस चैनल से तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।